नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो एक गठबंधन बना है बीजेपी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन, उसकी हम चर्चा करेंगे। विपक्ष जो है एकजुट होकर क्या इस विधानसभा चुनाव में साथ साथ है या बिखर गया है, या कहें उनके आपस में ही मतभेद इतने गहरे हैं कि विधानसभा चुनाव वो अलग अलग लड़ने की बात करता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ आने की बात भी कहता है। क्या ये संभव है और क्या स्थिति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सदस्य जो हैं कांग्रेस के खिलाफ खुलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जेडीयू, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी जो है पार्टियाँ जो है वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस ढंग से समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 45 जो है वो कैंडिडेट खड़े किए हैं। बीएसपी का एक अलग गठबंधन है, जेडीयू जो कि बिहार की पार्टी है, 5 उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 70 जो हैं वो जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए और समाजवादी पार्टी ने 45। ये बीएसपी और जीजीपी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनसे अलग है, क्योंकि बीएसपी और जीजीपी का अपना गठबंधन है, वो 147 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अब देखें तो आपको छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा दिखा देते हैं साथ साथ में। छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी ने 34 उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और बीएसपी और जीजीपी का यहाँ भी गठबंधन है, उन्होंने भी जो है 84 उम्मीदवार खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 45 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यानी छत्तीसगढ़ की 90 में से आधी सीटों पर जो है अभी तक जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके लिए सीधे हम चल सकते हैं अनुराग के पास, और जुल्फिकार भी हमारे साथ होंगे। अनुराग, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ये जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, आप ही ने भेजे हैं ये सारे आंकड़े, इसका विश्लेषण करने पे क्या लगता है? क्या इंडिया गठबंधन जैसा ये कहते हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का सिर फोड़ लेने वाला, सिर फुटोबल चल रहा है, कपड़े फाड़ने वाली स्थिति बनी हुई है? बाबा देखिए, अगर आप बहुत महीनता से विश्लेषण करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होता है। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव में वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और तब जाकर उसको 1.5% के आसपास वोट मिले थे। इससे ज़्यादा वोट निर्दलियों ने हासिल किए थे, जिनको 5.5% से ज़्यादा वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी का ज़रूर अपना एक आधार है। अगर पिछले चुनाव को छोड़ दें, जब उसको 5-6% के आसपास वोट मिले थे, औसतन बहुजन समाज पार्टी को 9% के आसपास वोट मिलते हैं। पिछले दफ़े भी उसके 2 विधायक चुने गए थे, एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिनको इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो लेकिन लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी असर रखती है। इस बार वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। समाजवादी पार्टी हो चाहे जदयू हो, वो भी 5 सीटों पर लड़ रही है जैसा आपने बताया, तो इससे बहुत ज़्यादा डेंट होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर बहुत करीबी मामला होता है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि पिछली दफ़े यहाँ के वित्त मंत्री थे, दमोह से लड़े थे जयंत मल्लैया। उनके सामने बीजेपी के एक बागी, वो भी पूर्व मंत्री रहे थे, रामकृष्ण कुसमारिया, वो खड़े हो गए। 2 सीटों से खड़े हुए, पथरिया और दमोह से। दमोह में जयंत मल्लैया जो बड़े कद्दावर नेता हैं, वो लगभग 700 या 800 वोटों से हार गए और इतने ही लगभग वोट रामकृष्ण कुसमारिया को मिले। पथरिया से जितने वोट उन्होंने हासिल किए, लगभग 1200-1300 वोट, उससे थोड़े से ज़्यादा अंतर के आसपास से जो रामबाई बसपा की उम्मीदवार थी वो चुनाव जीत गई। तो जब ऐसा करीबी मामला होता है तो ये दल भी कहीं ना कहीं जिसके साथ उसका गठबंधन है या संभावित गठबंधन है या उसी की विचारधारा से मेल खाता है, उसको कई बार ऐसा देखा है राजनीतिक विशेषज्ञों ने कि वो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस बार तो और आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में लगभग 6% वोट हासिल किए हैं। सिंगरौली जैसी महानगर पालिका में उसकी महापौर हैं, कई जगहों पर उसके पार्षद जीते हैं। तो अब इन सब का प्रभाव क्या होता है 230 सीटों पर मिला जुला करके, क्या
बहुत सारे जगहों पर ये मामले को बहुकोणीय बना देंगे, और अगर बहुकोणीय बना देंगे तो फिर नुकसान किसका होगा, ये सारा आकलन तो बाद में होगा। लेकिन इतना तय है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा किसी एक दल को। नुकसान, अब नुकसान की ही बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने कितना नुकसान किया दिल्ली में, आपने देखा। दिल्ली में कांग्रेस को खा गई, पंजाब में खा गई, और यही हाल आपने देखा होगा सूरत और गुजरात में देखने को मिला। पहले वहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव में जाते हैं, कुछ परसेंट वोट आता है, और उसके बाद कांग्रेस को की सीटों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। क्या इस बार जो एक तरफ जो एक इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं वो वहाँ पर, और जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने 50 सीट 70 सीट दे दिया आपने मध्य प्रदेश में, और 45 आधी सीटें आपने दे दी हैं छत्तीसगढ़ में, इसका मतलब आपके इंटेंशन साफ हैं, आप कांग्रेस के उस पर ही ग्रो करना चाहते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस से भी जब ये सवाल पूछा गया था तो कांग्रेस के जो आला नेता हैं कमलनाथ, उन्होंने कहा था कि जहाँ तक उन्हें मालूम है कि जो इंडिया गठबंधन है वो केंद्र के स्तर पर है। जब इन दलों से आप सवाल पूछते हैं तो उनका कहना है कि क्या हम अपने आप को न बढ़ाएं, क्या हम किसी अपने आप को क्षेत्र विशेष तक सीमित रखें, हम भी एक राजनीतिक दल है और हमारा भी काम है देश भर में फैलना। तो ये बहस का विषय ज़रूर हो सकता है कि ये कांग्रेस की सीटें खा रही हैं, लेकिन उन दलों का भी अपना तर्क है कि वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। अगर समझौता हो जाएगा, जैसे दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा कि जहां तक उनकी समझ थी कि ये बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी को 4 टिकट देना है उनके खाते से, पर क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह थी जो समाजवादी पार्टी ने इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, या बसपा या आम आदमी पार्टी ये सारे के सारे मैदान में उतर गए और इसकी वजह से किसको डेंट होगा। क्योंकि बाबा देखिए बहुत अहम हो जाता है, पिछली दफ़े भी बीजेपी को ही कांग्रेस से 50-60 हज़ार वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीटों की बात अगर जब आई तो कांग्रेस 115 और बीजेपी 109 पर आ गई और बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो ऐसे में वोट अगर किसी प्रतिशत में ज़्यादा कटते हैं और फिर उनका सीटों पर क्या नुकसान होता है, ये बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस ढंग की बयानबाजी कांग्रेस के तरफ से हुई, जैसा कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश व अखिलेश, क्या कांग्रेस को बड़ा दिल दिखा के इन सब दलों को भले ही 1%, 2% वोट हो, 6% हो, एकोमोडेट किया जा सकता था। आप यदि इतनी बड़ी पार्टी हैं तो आप एकोमोडेट कर सकते हैं, करना चाहिए, यदि डू एंड डाई बैटल यदि आप लड़ रहे हैं तो। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से एक हमारी बातचीत हुई जो अखिलेश के काफ़ी करीबी हैं, तो उनका कहना था कि जहाँ तक कमलनाथ जी के बयान की बात है वो उससे उतने आहत नहीं थे। उनका कहना था कि बुजुर्ग नेता हैं तो उनकी बातों को वो बहुत ज़्यादा उससे नाराज़गी उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने जो अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी की गठबंधन को लेकर, उससे वो ज़्यादा आहत थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि 4 सीटों पर जहाँ तक उनको मालूम था कि सहमति बन गई थी कि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें देनी है, लेकिन यहाँ के कुछ नेताओं ने हमें बताया कि ऐसी बात आ रही थी कि समाजवादी पार्टी से कहा गया कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, जिसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुई, और 4 सीटें समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से 6 सीटों की मांग कर रही थी। कुछ सीटों पर जहां वो पिछले दफ़े दूसरे नंबर पर रही थी या तीसरे नंबर पर रही, करीबी मामला था, तो वहां वो लगभग 6 सीटें मांग रही थी और शायद इस वजह से गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ी। चलिए, सही है। अब जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या समस्या है? क्या आम आदमी पार्टी से समस्या है, या फिर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी कितना भी लोगों को टिकट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता? वहाँ की स्थिति क्या है? बाबा, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 2018 से शुरू करते हैं। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए तो उस समय की स्थिति ये थी कि अजीत जोगी ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे नाम से, और उनका गठबंधन बसपा से हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के जो ट्रेंड्स रहे हैं बीते चुनाव में देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आगे पीछे रहेंगे, तो सीधे तौर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होता रहा है। लेकिन अजीत जोगी ने जब अपनी पार्टी बनाई और बसपा से गठबंधन किया और मैदान में प्रत्याशी उतारे, तो पिछला जो चुनाव था उसमें नतीजा ये आया कि बसपा ने 2 सीटें जीती और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने 5 सीटें जीती। और उस समय 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसका वोट बैंक करीब 40% से ऊपर हुआ करता था, एंटी इनकम्बेंसी हुई और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक घटकर 33% हुआ। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 40% से ऊपर रहता था, उसमें 2.5% की बढ़ोतरी हुई और 43% कांग्रेस पार्टी हुई। तो कांग्रेस का 2.5% ही वोट शेयर बढ़ा। तो
अगर पिछले ट्रेंड में देखें तो छत्तीसगढ़ में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के जो वोट बैंक है वो आसपास रहा है, और कुछ जो 8 से 10% जो है शिफ्ट हुआ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। तो इस बार के चुनाव में अगर देखें तो इंडिया गठबंधन की जो बात पूरे देश भर में चल रही है कि आम आदमी पार्टी, सपा ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और सपा शुरुआती दौर में कि चुनाव मैदान में नहीं होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अगर देखें तो बीते सालों से, हालांकि पिछला चुनाव भी लड़े थे, तो उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश की है और मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। तो जो जो पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ की समझते हैं, तो उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी हो या सपा ही अपनी ताकत दिखाने के लिए हैं, और सीधे तौर से जो मुकाबला नज़र आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की अगर स्थिति की बात करें तो जब अजीत जोगी में थे तो उस समय की पार्टी की स्थिति अलग थी, लेकिन बीते 5 सालों में अजीत जोगी की जो पार्टी थी, उनके बेटे उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाए। उनकी माँ है रेणु जोगी, वो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, तो ऐसे में उनके जो विधायक थे वो तमाम विधायक उनसे छिटक गए, और फिर अजीत जोगी का निधन हुआ, फिर उसके बाद देवव्रत सिंह का निधन हुआ। तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में अगर अभी के वर्तमान की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी, बसपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, ये कहना थोड़ा सा अभी चलिए ये नुकसान करेंगे, ये कहना थोड़ा अर्ली होगा। अनुराग कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग, आप अपनी बात कहिए, फिर आगे की खबर पे चलते हैं। जी बाबा, मैं एक मज़ेदार आंकड़ा ये मुझे अचानक याद आया कि पिछली दफ़े चूंकि हम बात कर रहे थे कि कितना डेंट कर पाएंगे, तो पिछली दफ़े मध्य प्रदेश चुनाव लगभग 2900 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे और 230 तो विधानसभा पहुंच गए, और लगभग 260 या 270 उम्मीदवार ऐसे थे जो अपनी ज़मानत बचा पाए थे। यानी मात्र 9% उम्मीदवार ऐसे थे जो अपनी ज़मानत बचा पाए थे, और लगभग 90% उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई थी, और चुनाव आयोग को लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिले थे ज़मानत जब्त होने से। तो ये एक मज़ेदार वाक़या था, क्योंकि 2013 में लगभग 12% या 13% उम्मीदवार अपनी ज़मानत बचा पाए थे। तो इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि लड़ तो बहुत सारे दल रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार उतर रहे हैं, लेकिन कितनी ज़मानत बचेगी ये भी मज़ेदार होगा देखना। कईयों के वोट तो नोटा से भी कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनुराग, जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने अपना नामांकन पत्र भरा है आज छिंदवाड़ा से, और वो उन्होंने क्या कहा है ये सुनाते हैं। लेकिन अपना नामांकन भरने के पहले मंदिर गए, पूजा अर्चना की। नेता जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को मानते हैं। कमलनाथ के सुपुत्र जो कि सांसद भी हैं वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है। हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, कृषि क्षेत्र उनका दुख, ये आज सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मुझे विश्वास है कि वह केवल एक उम्मीदवार या इस पार्टी का प्रश्न नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, और मध्य प्रदेश के भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता सुरक्षित रखेंगे। अमित शाह कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे, आपको छिंदवाड़ा में घेरने की पूरी तैयारी है। देखिए, मुझे घेर लें, ये छिंदवाड़ा के मतदाताओं जिन्होंने मुझे 44 साल अपना प्यार और विश्वास दिया, केवल वोट नहीं दी। 7 टिकट बदल दिए आपकी पार्टी ने, क्या नाराजगी थी या कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहाँ हमने कुछ चेंज किया है। देखिए, ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर। और एक और खबर है, उसके बाद चलेंगे अनुराग के पास। मध्य प्रदेश में डिप्टी डायरेक्टर कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगड़े ने कांग्रेस का दामन आखिरकार थाम लिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में निशा बांगड़े ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व अधिकारी निशा बांगड़े ने छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। अनुराग, ये बताइए, निशा बांगड़े को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
नहीं बाबा, अब उनको कोई टिकट नहीं मिलने वाला। आपकी रुचि बहुत थी ये जानने में कि निशा बांगरे को आखिरकार उम्मीदवारी मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन आज कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि निशा बांगरे मध्य प्रदेश में काम करेंगी, फिलहाल उनको टिकट नहीं मिलेगा। और निशा बांगरे ने भी कह दिया है कि कमलनाथ जब तक उनके सिर पे हाथ है तब तक वो अनाथ नहीं हैं। मनोज मालवीय को वहाँ से टिकट मिल चुका है। निशा बांगरे का कहना है कि भाजपा ने षड्यंत्र किया और चूंकि उनका इस्तीफा तब स्वीकारा जब मनोज मालवीय को वहाँ से टिकट मिल गया है, तो अब उम्मीद बहुत कम है कि आमला की सीट परिवर्तित होगी और निशा बांगरे को 5 साल सेवा करनी पड़ेगी जैसा कांग्रेस कह रही है, और उसके बाद शायद अगली बार मिले तो मिले। इस बार अब उम्मीदें बहुत कम हो गई कि निशा बांगरे को टिकट मिलेगा, हालांकि वो औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल जरूर हो गई हैं। तो ये तो वही बात होगी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब इसके लिए थोड़ी आए थे कि 5 साल सेवा करेंगे उसके बाद टिकट मिलेगा। अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ के आए थे। मैं आपकी इस चिंता से उनको ज़रूर अवगत करा दूंगा कि आप सेवा करने नहीं आई थी, आपने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी। लेकिन बहरहाल बाबा, वस्तुस्थिति यही है कि वो उनको अब 5 साल सेवा ही करना होगा, शायद उसके बाद ही उनको टिकट मिल पाए। चलिए अनुराग, बहुत 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 शुक्रिया आपका। निशा बांगरे को हमारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने टिकट नहीं मिला, लेकिन अब वो उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस की सेवा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर चलते हैं। अब ग्वालियर में जो है सियासत जो है, चुनावी सियासत चरम पे है और केंद्रीय मंत्री सिंधिया साहब जो हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। यहाँ वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और एनसीईआरटी में इंडिया नाम बदलने को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब इंडिया नाम रखा गया था तब विरोध नहीं हुआ, तो आज भारत करने पर क्यों विरोध हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, ये सुनाते हैं, फिर देव जी के पास चलेंगे बातचीत के लिए। हम लोगों का प्रयास निरंतर है। इस बार पूरे अंचल में सभी विधानसभाओं का दोबारा मेरा प्रवास है, ग्रामीण भी और शहरी क्षेत्र भी। और हमारी यही कोशिश है कि जो पिछले 3 वर्षों में और जो पिछले 18 वर्षों में दोनों कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं वो जनता तक हम लोग पहुंचाएं और जनता का आशीर्वाद भी हम लोग ग्रहण कर पाएं। राहुल जी ने बाइट लिया, सतपाल मलिक इंटरव्यू किया, 3 घंटे का जर्नलिस्ट बन गए, सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप लोगों की नौकरी खतरे में। विरोधाभास किस बात की? जब इंडिया का नाम रखा गया था तब तो विरोधाभास नहीं था, भारत का नाम रखा जा रहा है तो विरोधाभास है। हमारे देश में सदैव सभी पक्ष, सभी सोच, सभी विचारधारा को समेटकर हम लोग आगे चलने की एक प्रथा रही। और मातृभूमि के नाम पर किसी के द्वारा विरोधाभास का स्वर उठाया जाए, मैं मानता हूं कि ये देश हित में भी नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखा आपने, अपने लगातार दौरे कर रहे हैं ग्वालियर के, और क्यों ना करें, क्योंकि इस बार की लड़ाई में उनको भी प्रूव करना है कि बीजेपी में वो आए हैं और उसके बाद जो उनका आना जो है सही साबित हुआ। ये देखिए, माला जो है सिर तक पहना दिया है लोगों ने। देव जी के पास चलते हैं। देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी, बताइए, आपके इलाके में ग्वालियर, गुना, चंबल का जो इलाका है उसमें क्या है? चुनाव प्रचार शुरू हो गया, टिकट बंट गए हैं, अब क्या स्थिति उभर के सामने आई है? मुकाबला कैसा है इस बार? बिल्कुल बाबा, इस चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। हालांकि ग्वालियर चंबल में तो आप देख रहे हैं कि जब से सरकार गिरी है, बदली गई है, तभी से लगातार चुनाव ही चल रहा है। पहले उपचुनाव हुए, फिर नगर निगम के चुनाव हुए और तब से लगातार ये चुनाव का सिलसिला चल रहा है। ग्वालियर चंबल के सभी 34 सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि चुनाव अब गति पकड़ने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की कमान संभाल ली है और वो आज ही ग्वालियर पहुंचे हैं। अब 4 दिन लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में रहने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही एक तरह से सौंप दी है। हालांकि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते आए हैं,
नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री दिग्गज नेता थे, लेकिन वो अपने चुनाव में फंसे हुए हैं, उनको दिल्ली से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा प्रभात झा, बीडी शर्मा, बाकी भी अनेक नेता थे, लेकिन चुनाव की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है और इस बार रोमांचक लड़ाई होने वाली है। और जैसा कि आपने अभी कहा था कि चुनाव सिंधिया को भी प्रूव करना पड़ेगा, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि सिंधिया परिवार पहली बार किसी एक ही पार्टी के साथ है और अब उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, जो मादा उनके पास कांग्रेस में था 16, 17, 18 सीटें जिताने का, वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। जी बाबा जी। देव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी छत्तीसगढ़ से लगातार बने हुए। जुल्फी, आप ये बताइए कि अब जो पहला चरण आपके यहाँ होने वाला है, कुछ खबरें नक्सल इलाके से क्या खबरें आ रही है? कुछ बैनर पोस्टर लगाए थे कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को डराने की कोशिश की है, उस इलाके की क्या खबरें हैं? बाबा, प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान होना है और इनमें जो सीटें हैं ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हैं। कुछ में कम नक्सल प्रभावित है तो किसी में ज़्यादा एक्सट्रीम है। दंतेवाड़ा की बात करें, सुकमा की बात करें, मोहला मानपुर के अंदर की बात करें, कोंटा है, नारायणपुर है और कांकेर और कोंडागांव, तो ये जो सीटें हैं इन सीटों के अंदरूनी इलाकों में नक्सल प्रभावित है और वहाँ पर ये कहें कि नक्सलियों की सरकार चलती है, जनताना सरकार चलती है। तो अभी बीते दिनों जैसे ही कैंपेन शुरू हुई है उसके बाद से नक्सलियों ने अंदर पर्चे फेंकना शुरू कर दिए हैं। तो जहाँ तक लोग पहुँचते हैं या सुरक्षा बल पहुँच रहे हैं, वहाँ की खबरें आ रही हैं कि नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं और उनका ये कहना है कि कोई भी इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल ना हो, जनताना सरकार को मजबूत करना है और जो लोकतांत्रिक सरकार चुनने की बात आती है तो उससे लोग दूर रहें। तो ऐसे में जो अंदरूनी गांवों में जो आदिवासी हैं, जो दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं, उनका डरना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा बल हैं और दूसरी तरफ नक्सली हैं। नक्सलियों का अगर फरमान है तो नक्सलियों के फरमान मानना उनके लिए मजबूरी इसलिए हो जाती है कि सुरक्षा बल अभी हैं, चुनाव करा के चले जाएंगे और उसके बाद नक्सली जो है उनको प्रताड़ित करेंगे। स्थिति यहाँ तक भी आती है कि जब वो फरमान जारी कर देते हैं बाबा, और उसके बाद ये भी चेक किया जाता है गाँव में कि जो किसी ने अगर वोट किया है तो उसके उंगली में वोटिंग का निशान तो नहीं है, वो स्याही तो नहीं है। तो इस तरीके के हालात बनते हैं। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैंपेन करना और शांतिपूर्ण चुनाव कराना भी बड़ा मुश्किल एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा फोर्सेज के लिए और जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं। देव जी, आप, मेरे पास वक्त बहुत कम है, चलते चलते ये बताइए कि इस बार का जो आपका जो ग्वालियर चंबल संभाग है वो क्या कोई सरप्राइज भी दे सकता है या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूरी जोर लगानी पड़ेगी? नहीं, देखिए, सरप्राइज तो पिछली बार भी हो चुका था और इस बार भी। अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस अंचल में कोई बहुत अच्छी नहीं है। सर्वे भी यही बता रहे हैं और लोगों से मिलने जुलने के बाद भी यही पता चल रहा है। अब बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है, तो उसके चेहरे के सहारे वो कोशिश कर रही है कि वो 2018 के परिणाम को वापसी से रोके। लेकिन उनको भी एक चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी में के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो उतना सक्रिय और नजर नहीं आ रहे हैं जितने रहते थे 2018 में भी थे। तो दो तरह की चुनौतियां हैं कि एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में कमान है, तो कमान जनता को भी उन्हें रुझाना है, अपने समर्थकों को भी साथ लेके चलना है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में भी जगह बनाना है। तो अनेक चुनौतियों के बीच से ज्योतिरादित्य सिंधिया जूझ रहे हैं। जी देव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई तरह की चुनौतियां हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास खुद को एस्टेब्लिश करना है, अपने समर्थकों को एस्टेब्लिश करना है और बीजेपी को भी साथ लेके चलना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जुल्फी, आपका, देव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी चुनावी चर्चा। आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। हम लौटते हैं चंद पलों में।